नमस्कार। आप सबको मेरा एक बार जो लास्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ क्राइम में रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह कहा था कि अपन मल्टी फैक्टर अप्रोच टू क्राइम कॉजेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि बहु कारक। एक आपराधिकता के लिए ऐसे कई कारक हैं जो कि उस व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ये कहती है कि एक दो नहीं, अन्य कई कारक हैं जिसके कारण एक अपराधी, एक व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। इस थ्योरी के जो प्रपाउंडर थे, पिछली बार एक शब्द अपन ने यूज किया था प्रपाउंडर, प्रपाउंडेड, तो ये व्यक्ति क्या कहलाए? प्रोफेसर हेले। प्रोफेसर विलियम हेले जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा वन और नॉट टू फैक्टर्स बट देर आर 7 or 8 फैक्टर्स विच क्यूमुलेटिवली इन्फ्लुएंस हिम टू फॉलो क्रिमिनल कंडक्ट। एक डेलिक्वेंट, एक व्यक्ति, एक छोटा जो बच्चा है, वह जब अपराध कारित करता है तो अन्य कई कारक उसमें शामिल हो जाते हैं, एक के बाद एक अनेक ऐड होते जाते हैं, जबकि वह उस कार्य को करता है। किस कार्य को? अपराध कारित करता है। इसके लिए यह नहीं कहा जाएगा कि अपराध क्यों होता है। तो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि कई कारण हैं, परंतु यह एक शामिल कारण माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार। तो कौन कौन से कारक हैं? मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, संस्कृतियों में अंतर्विरोध, फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक स्थिति, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा, रिलीजन एंड क्राइम, धार्मिक मान्यताएं, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक दशा, इकोलॉजी ऑफ क्राइम, अपराध की पारिस्थितिकी। आज कोशिश करेंगे कि कुछ जो कारक हैं, एक एक के बाद एक we should study. Let's start with the first one, that is mobility. Mobility यानी कि गतिशीलता। इसके जो प्रवक्ता जिन्होंने ये बात कही वह कौन थे? बार्न्स एंड टीटर्स। मोबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता कैसे आई? भाई, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि प्रेस, मीडिया का अत्यधिक प्रभाव रहा। कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति के लिए यह रहा कि वह आराम से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गया। वह व्यक्ति यदि जहां उसकी पहचान नहीं थी और उधर वह चला जाता है, उधर वह रहने लग जाता है, तो उसे यदि वह वहां अपराध करता है, इफ समवन कमिट्स अ क्राइम इन अ लोकेलिटी, इन अ प्लेस वेयर नो वन नोज हिम, where his identity is not exactly, no one knows his identity, no one knows about him, then what will happen? कि वो क्राइम भी करता है तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, वह चुपचाप वहां से क्राइम कर और अन्य स्थान पर चला जाता है। ये क्यों कारण हुआ? क्योंकि ये जो जिंदगी है, जो सड़कें हैं, ये आपस में जुड़ गई हैं, ट्रेन का आवागमन हो गया, आराम से व्यक्ति कहीं मुंबई में चला गया या छोटे कहीं भी शहर में चला गया और वह अपने गांव वापस लौट जाता है किसी भी क्राइम को कर। अब गतिशीलता में एक और बात कही, बार्न्स एंड टीटर्स क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर मीडिया एक अत्यधिक प्रभाव डाल रहा है, इस क्राइम का एक मौन कारक है। वो क्या कहता है? उसमें दो चीजें, उसने क्राइम और डेलिक्वेंसी को साथ में जोड़ा है, अपराध और जो व्यक्ति डेलिक्वेंट है उसको जोड़ा है। वो क्या कह रहा है? उसमें दो बात उसने जोड़ी, अनस्टेबल माइंड एंड साइकोपैथ्स के बारे में पहली बार वो कहता है। जो व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है, किसी प्रकार से वह अनस्टेबल है, उसका माइंड एक विचारधारा नहीं रख पा रहा है, तो जिस प्रकार की न्यूज पढ़ता है उसी क्राइम से संबंधित, ऑफ कोर्स रिलेटिंग टू क्राइम, इफ अ पर्सन इज स्टडिंग देन ही डज हिज वर्क अकॉर्डिंगली, यानी कि उसकी कार्यशैली उसी प्रकार से हो जाती है। उसे अपराध के नए
तरीके नहीं सोचने पड़ते, कहीं मीडिया है, टेलीविजन है, जिस प्रकार से वह पढ़ता लिखता है या समझता है। नेक्स्ट, पीपल बिगिन टू लूज फेथ इन लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि निरंतर किसी सोसाइटी में, आई एम टॉकिंग अबाउट समाज, यदि निरंतर किसी देश में, यूं भी बोल सकते हैं, निरंतर कहीं अपराध की जो एग्जैक्टली बढ़ता जा रहा है परसेंटेज, तो वहां क्या देखा जा रहा है कि विधि की उल्लंघना होने पर भी इन पर किसी प्रकार की पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है ही नहीं। जब पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है ही नहीं, तो एक आम आदमी के मस्तक पर, स्मरण पटल पर यह आ जाता है कि यदि हम उल्लंघना करेंगे भी तो हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाता है, फ्री होकर वह क्राइम करने लग जाता है। यह मोबिलिटी की बात हुई, गतिशीलता की। सेकेंड है कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स फिर वापस किसी के कारण हुआ। ये एक इनएविटेबल फेनोमेना है। क्यों है कि कॉन्फ्लिक्ट्स किसके कारण हुए? सोसाइटी में डेवलपमेंट एक इनएविटेबल फेनोमेना है। डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा। तो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स की समाज में कुछ गरीब तबका में, कुछ अमीर भी है, सभी प्रकार के व्यक्ति रह रहे हैं। उनकी जो वैल्यूज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। मूल्यों में एक वृद्धि होने, मूल्यों के प्रति वैल्यूज जो हैं वह आपस में टकराव जब लाती हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। शाह एंड मैके ने कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी के बारे में बताया है। जो कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी क्या कहती है कि कुछ व्यक्ति जब साथ में रहते हैं और ट्रांसमिट करते हैं कल्चर, काय का कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है? क्राइम का। एक परिवार में नहीं, बहुत सारे व्यक्ति जेनरेशन टू जेनरेशन जब एक ही कल्चर में रह रहे हैं और उनका बैकग्राउंड इस प्रकार का है कि वे क्राइम कमिट करते हैं, तो वह लैंग्वेज के साथ, देखिए एक छोटा बच्चा है, जब वह जन्म लेता है और जिस प्रकार की उस घर में लैंग्वेज किसी भी प्रकार की होती है, तब वह लैंग्वेज जो सुनता है या समझता है वैसी लैंग्वेज वह यूज करने लग जाता है, उसी प्रकार से वह बोलता है। बोली पर किसी का वो नहीं है, तो फैमिली में जो बोली जाती है वही फैमिली वही बोली वो सीखता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जहां पला पोसा बड़ा होता है, डेलिंक्वेंट की बात हो रही है यहाँ भी, तो जो डेलिंक्वेंट है जिस प्रकार से उसका बैकग्राउंड है, कल्चर है, उसी प्रकार से वह सीखता है। वह वैल्यू, मूल्यों के प्रति उसका वैल्यूज, जिस प्रकार से उसका बिहेवियर है, ठीक, तो इसको कहते हैं कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी। इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा जा सकता है। इमिग्रेशन और माइग्रेशन दोनों चीजें हैं। जब पाकिस्तान 1947 में जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ भारत का, तो क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से कहां आ गए? भारत में आ गए। 1947 में उस परिस्थितियों में संस्कृति बिल्कुल अलग थी। The things were just different between the two cultures of Pakistan and India. When people, because of partition, they landed, they migrated. Where? From Pakistan to India. What happened? When both the countries had different religions, different values, what happened? तो भारत के लोगों ने उनको अडॉप्ट करना नहीं उचित समझा, तब यहाँ दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब धीरे धीरे यह चीज समाप्त होती जा रही है आज के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से बांग्लादेश में 1971 में, तो 1971 का प्रभाव आप आज भी देख सकते हैं कि त्रिपुरा की साइड या जो ये ईस्ट, जो बाकी के जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा और मिजोरम की साइड, तो वहां बांग्लादेश के जब पार्टीशन हुआ, असम की साइड, कि वह आज भी निरंतर उनमें दो कल्चर्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। श्रीलंका 1986, LTTE के बारे में आपने सुना होगा। वह श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वह आज भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो अंतर विरोध है कल्चर्स में वह आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ये बात रही इंडिया की। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बॉस्निया में भी ये देखा जा रहा था, तो बॉस्निया में भी दो कल्चर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। इस तरह से ये कल्चर कॉन्फ्लिक्ट किस कारण हुआ? माइग्रेशन और
इमिग्रेशन के कारण। There were main two reasons. First of all, of course, because there was development, there was urbanization, industrialization, and because of all this, there was of course immigration and migration. Now next is family background. जो तीसरा है वो क्या है? पारिवारिक स्थिति। फैमिली बैकग्राउंड के लिए सदरलैंड ने डायरेक्टली बोला है कि फैमिली पारिवारिक स्थिति किसी भी डेलिंक्वेंट की कैसी है, इसका प्रभाव डायरेक्ट है। यानी कि फैमिली बैकग्राउंड, वह पुअर है, रिच है, या किस प्रकार से उसके माता पिता बिहेव करते हैं, ये एक डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर। इसलिए फैमिली बैकग्राउंड के लिए सदरलैंड ने कहा है कि जिस प्रकार का माहौल एक परिवार में रहेगा उसी प्रकार से बच्चे की प्रवृत्ति रहेगी। निरंतर यदि माता पिता इस तरह के हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्सी हैं, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटी हैं, फॉर एग्जाम्पल निरंतर आपस में उनके झगड़ा रहता है, कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पुअर और रिच तो आ ही जाएगा फैमिली बैकग्राउंड। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये सारे आपस में कारक जुड़े हुए हैं। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन आप अलग से ले रहे हैं, लेकिन आप फैमिली बैकग्राउंड का में भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट में केवल फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में कि रिच है या पुअर है, उस प्रकार से यह कि किस प्रकार से माता पिता साथ में रह रहे हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, किसी को किसी प्रकार से टोका नहीं जा रहा, टकराव है, स्थिति इस प्रकार की कि निरंतर वह किसी अन्य कार्य में उलझे हुए हैं, तब भी माँ बाप को इतना समय ही नहीं है। इसका कारण क्या है? शायद देखिए इसको अदरवाइज नहीं ले कि इसका कारण है कई फीमेल्स या मेल्स अपनी अपनी ड्यूटीज में, अपनी अपनी नौकरियों में लगे रहते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि बच्चे के साथ क्या रहे, तो वह कहीं नेगेटिव अप्रोच, जिस प्रकार से उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं उसी प्रकार से वह अपनी विचारधारा क्राइम की ओर अग्रसर हो जाता है। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे जिनके भाई माता पिता नौकरी करते हैं या कुछ करते हैं उनके बच्चे क्राइम की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हर कारक का क्रिटिसिज्म भी है, अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने बताया है। डोनाल्ड टफ्ट में इसके लिए एक अलग ही बात कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि होम इज ग्रोइंग अ सोर्स ऑफ इमोशनल टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कोटेशन बोला है। देखिए अगर आपको प्लीज एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं, हर स्टूडेंट से ये एक छोटी सी गुजारिश है, एक सजेशन दिया जा रहा है, कहीं कोई कोटेशन अपराध शास्त्री बता रहे हैं तो प्लीज आप उसे लिखें। यहाँ क्या बोला? होम इज ग्रोइंग अ सोर्स ऑफ इमोशनल टेंशन। देखिए इमोशंस को किसके साथ जोड़ा गया है? फैमिली बैकग्राउंड के साथ, कि परिवार ही एक ऐसा जगह हो रही है, होम जिसे कहा जाता था एक घर, ही एक इमोशनल टेंशन बनता जा रहा है। तो बच्चा उस जगह को छोड़कर अन्य किसी फ्रेंड्स के साथ जब लग जाता है तब भी वह क्या बन जाता है? अपराधी, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। आज जब मैंने ये बात आपको कही तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि ये 7-8 ग्राउंड्स जो हैं, ये कारक जो हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। दीज आर द फैक्टर्स, देयर इज नो वन और टू फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मल्टी फैक्टर अप्रोच ऑफ क्राइम कॉजेशन। पूर्व में जो अपन पढ़ चुके वह तो कॉजेज ऑफ क्राइम थे, तो देखिए ये एक क्या हुआ? क्रिटिसिज्म ही हुआ कि ये भी कुछ कॉजेज ही हैं और ये फैक्टर्स हैं। इसलिए इस तरह से यहां तक कहां पहुंचे? फैमिली बैकग्राउंड। तो आज की जो लेक्चर था उसमें आपने 3 कारक पढ़े, मोबिलिटी, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली बैकग्राउंड। अन्य जो कारक हैं वे अगले लेक्चर में आपको पढ़ा दिए, समझा दिए जाएंगे। हो सकता है आपको समझ में पूरी तरह से आ गया, फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन इजीली रेज। थैंक यू, स्टे होम एंड केयर।